अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आज हमारा प्रोग्राम जो है हफ्तावार एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ। आपको पता है कि वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हुआ करता है और नए साल का पहला प्रोग्राम है, इसलिए इसकी और भी इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए एक तो ये है कि हैप्पी न्यू ईयर हमारे जो इंडिया के दोस्त हैं सब लोग उनको भी, और बाकी जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी वंस अगेन। एक तो ये है कि आज हमने 2-3 चीज़ें जो डिस्कस करनी है, उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि नेपाल में आपको पता है कि बड़ा एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, और जब पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी गई और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि आज क्योंकि वहाँ पे फोर्थ हो गई है, 4th ऑफ जनवरी, 3rd तारीख तक सुप्रीम कोर्ट जो था नेपाल का, उन्होंने कहा था कि आप हमें बताएं, एक्सप्लेन करें कि आपने ये क्यों किया है। तो इसका भी ज़रा देखेंगे कि क्या इसके मुज़मरात हो सकते हैं। और द हिंदू जो है अखबार, उसने हिमालयन मनूवर्स की बात की है, तो उसका भी ज़रा देखेंगे कि इसमें क्या-क्या मनूवर्स आ रहे हैं। साथ इसके अलावा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है उसमें डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शंस हो रहे थे, उनका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे कि उसमें बड़ी एक नई किस्म की लीडरशिप जो है वो सामने इमर्ज कर रही है। वो भी देखेंगे। इसके साथ-साथ आपको याद है पिछले दिनों में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए हुए थे और उसमें उन्होंने कहा कि जो आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो बेसिकली कल्चर ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बड़ी पॉजिटिव बातें की थी कि 56 इयर्स के बाद किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, शास्त्री साहब के बाद ये पहला उनका एक खिताब था जो कि एएमयू के साथ उन्होंने किया। तो ये भी देखेंगे, साथ-साथ छोटी-छोटी जो और चीज़ें भी अगर हमें मिलेंगी, वो भी साथ-साथ डिस्कस करते जाएँगे। और इन सब के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। गुड मॉर्निंग सर एंड हैप्पी न्यू ईयर। मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। मैं भी आपको और आपके नाजरीन को मुबारकबाद करना चाहता हूँ नए साल में। बस सेहत अच्छी रहे, खुशहाली रहे, बस ठीक बात, वही हम दुआ करते हैं सबके लिए। सही बात है। और हम लोग तो खास तौर पे ये भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि इस साल में कोविड से जान छूट जाए सारी दुनिया की और बैक टू नॉर्मल हो सकें हम लोग। उम्मीद तो है, इंशाल्लाह उम्मीद तो सबको है। इस साल में इसको खत्म करना है, आलमी तौर पे देखें। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, टू स्टार्ट विद नेपाल के बारे में जरा बताएं हमें हिमाचल साहब कि क्या खबरें आ रही हैं वहाँ पे। वजीर आजम साहब जो थे उन्होंने डिसॉल्व कर दी पार्लियामेंट, और अब क्या सूरत हाल है। मैं देख रहा था कि चाइनीज बड़ा सीनियर किस्म का डेलीगेशन भी वहाँ पे गया है, और वहाँ पे मनूवर्स, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि द हिंदू ने जो एडिटोरियल लिखा है उसमें उन्होंने कहा हिमालयन मनूवर्स। तो ये अब क्या हो रहा है और इसका क्या नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, अभी तक तो कोई मालूम नहीं है किसी को क्या नतीजा निकलेगा। मगर जो सियासी सरगर्मियां वहां रही हैं उसका बुनियादी जो एक तरीके की डेवलपमेंट है वो ये कि आईनी एक बहरान है, क्राइसिस है। और अगर सरगर्मियों का एक और मतलब हम रास्ता ढूंढें तो वो जो सियासी एक क्या कहते हैं, हंगामा है, हंगामा और कुछ नहीं है। और हमारे पड़ोस में जनूबी एशिया में, वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, सबके लिए बहुत ही अहमियत रखता है कि पड़ोस है। अगर पड़ोस में किसी मुल्क में इंस्टेबिलिटी आए, नापायदारी आए, तो उसका असर सब पे पड़ता है। ठीक बात है। पहली बात तो ये है कि ये एक फिरका परस्ती है, ये कोई आइडियोलॉजिकल सिचुएशन नहीं है। आपके नाजरीन शायद उनको समझाने की काफी जरूरत है कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है 17 के बाद वो बनी थी। दो उसकी अलग अलग गुट थे, उनको जोड़ा गया। उस वक्त चीन का भी उस पर काफी किरदार रहा था उनको जोड़ने का, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी है एक जनूबी एशिया में जो रूल करती है, सत्ता पे है एक मुल्क में। तो ये तो ठीक चल रहा था, मगर उनके कुछ प्रिंसिपल लीडर्स जो हैं इस वक्त, एक तो वजीर आजम ओली, दूसरे जो है प्रचंडा, जिसको दहाल कहा जाता है, पुष्पा कमाल दहाल में कॉमनली पॉपुलरली नोन एज अच्छा। प्रचंडा, और तीसरा जो है माधव नेपाल है। तो ये एक तरीके की बैलेंस रखते थे नेपाल में। इसमें क्या हुआ है कि कुछ इनके म्यूचुअल एग्रीमेंट्स थे, जैसे ये भी कहा जा रहा है कि 2.5 साल ओली बनेंगे वजीर आजम, उसके हाँ, बाद प्रचंडा बनेंगे। मगर उसका ओली साहब ने एक अलग अलग ही तरीके से वो
एक एक मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, ये रहनुमाई का एक क्राइसिस है, लीडरशिप क्राइसिस है। और हमारी लीडरशिप। जब भी एशिया में हमने तारीख में देखा है कि हमेशा क्राइसिस जो है वो लीडरशिप ड्राइव करती है। तो ये भी एक मौका है नेपाल में। तो इसमें क्या हुआ कि पहले तो टाइमिंग भी बहुत खराब है। एक तो महामारी जो कोविड की है वो नेपाल में फैली हुई है। दूसरी जो मोबाइश है एक तरीके की उसका स्लो डाउन हुआ है, रफ्तार कम हुई है। मायशत का। टूरिज्म में तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, आपके नाजरीन जानते हैं नेपाल की इकोनॉमी तो टूरिज्म पे चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। चौथा जो रेमिटेंसेस है। तो एक तो क्राइसिस आपका नुमाइश का क्राइसिस तो है ही, उस पे आप एक सियासी क्राइसिस लाएं, ये तो सिर्फ एक रहनुमाई की बात है। लेसन हमारे लिए सबक जनूबी एशिया के लिए, सारे आलम के लिए है कि पहले तो रहनुमाई ठीक होनी चाहिए। दूसरी, आप जो ये जुनूनी कौम परस्ती जो पीएम ओली बिलीव करते हैं, अल्ट्रा नेशनलिज्म और एक एथनिक सुप्रीमेसिस्ट, वो अप्रोच करते हुए, और दूसरा मुझे उर्दू में वक्त लफ्ज याद नहीं आ रहा है, उनके इगोइस्टिक। अगर लीडर रन अनापरस्त लीडर है, जी अनापरस्त है, हाँ अनापरस्त है। जी, तो ये एक इगोइस्टिक जो आजकल की सियासत है, खासकर जनूबी एशिया में, वो सियासत एक कंसेंसस की है। मतलब आपको कंसेंसस बिल्डअप करना है, आपको सच्ची माने में लीडर बनना है। अब ये है कि जो कोई भी जो एक तरीके की वायलेशंस हुई हैं, वो जो कानून की दस्तूर है। 2015 का जो कानून है नेपाल का, उस पे कोई आप असेंबली को या पार्लियामेंट को बर्खास्त नहीं कर सकते। उन्होंने बर्खास्त कर दिया। अब जैसे आपने खुद ही कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये उसका फैसला 3 तारीख को, कल तक उनका ये दिया गया था। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी कि ये जो बर्खास्ती हुई है पार्लियामेंट की, या वो जायज है कि नाजायज है। अगर नाजायज है तो फिर तो एक क्राइसिस दूसरा ही बनता है। तीसरा कि जो कि ये नापायदारी का एक खतरा है, इंस्टेबिलिटी का खतरा है। उसके साथ जो है कि पार्टियां जो हैं वो तितर-बितर हो सकती हैं, टुकड़े-टुकड़े हो सकते हैं। वो भी एक एक नेपाल जहाँ इतने ट्रांजिशंस हुए हैं, आपके नाज़रीन जानते हैं, पहले मोनार्की थी, उसके बाद डेमोक्रेसी आई थी, जमहूरियत आई थी। अब ये फ्रेजाइल सा एक कंसेंसस डेवलप हुआ था यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी का, वो भी तितर-बितर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर चीन की, आप जैसे आपने कहा हिंदू का कोट किया कि हिमालयन मनूवरिंग, वो ये है कि चीन नेपाल में पूरी तरह से घुसा हुआ है। ये उनकी, मतलब हमें एक तरीके का अफ़सोस हो रहा है कि क्या हम इतने कमज़ोर मुल्क हैं कि कोई दूसरा मुल्क हमारे अंदरूनी रास्तों में, अंदरूनी मामलात में दखल अंदाज़ी करे, और वो भी खुल्लम-खुल्ला। वो कोई बिना किसी डर के, ये कोई सटल नहीं है। तो इस पे क्या हुआ है कि जहाँ उनके सफ़ीर हैं हाउ यांगची वो खातून। खातून, और वो पिछले इतने महीनों से ओपनली सब लीडरान से मिलती है, सवेरे से शाम तक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बरकरार रख रही है सारी पार्टीज में कि स्टेबिलिटी आए। और इसके बीच में सदर शी जिनपिंग चीन से अपना खुद एक संदेशा लेके, उन्होंने अपने गो यंजिन जो उनको बैन जी जी। अवी डिपार्टमेंट से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको भेजा गया है 4 मेंबर डेलीगेशन। मगर इस पे एक दिलचस्प बात ये है कि चीन को लॉस ऑफ फेस हो गया अच्छा। है, क्योंकि कोई सफलता नहीं मिली, कोई फतह नहीं मिली, वो स्टेबिलिटी लाई नहीं, पार्टियां मिली नहीं। तो मतलब एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है लेकिन लेकिन उसमें उसमें इंडियन इंडियन लोग भी तो जा रहे थे। रॉ चीफ भी गए थे वहां पे, तो जाहिर है मेरा ख्याल है कि वो भी कहीं चाइनीज ने भी सोचा होगा कि हम भी अपना कुछ ना कुछ करें वहां पे। नहीं, वो हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है आपने। राव चीफ ही नहीं गए थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए थे, वो भी हमारे गए थे। आर्मी चीफ गए थे। तो आपको, आप जानते हैं हिंदुस्तान के आर्मी चीफ, ऑनरी आर्मी चीफ नेपाल के हैं।
ये भी पिछले ट्रेडिशन रही है हाँ। कई दशकों से। तो मगर वो इसके साथ जुड़ा नहीं था। वो था कॉन्सिक्वेंट टू जो काला पानी का वो टेरिटोरियल उन्होंने सवाल उठाया था, जो जो बाइलैटरल इश्यू था आपका और इंडिया, सॉरी जी, जो बाइलैटरल था आपका और जी नेपाल का। बायलैटरल भी क्यों था, वो तो इशू था ही नहीं। आप जानते हैं, आपके नाज़रीन जानते हैं, जब भी कोई अंदरूनी कोई क्राइसिस आए, तो हम जनूबी एशिया में फेवरेट विपिंग बॉय जो है वो हिंदुस्तान है। तो भाई उस पर निशाना बनाइए, वही किया है ओली ने। उस वक्त उनको बहुत ही एक तरीके से क्राइसिस में थे, पार्टी क्राइसिस था, तो उन्होंने डिफ्लेक्ट किया। जैसे मैंने इतनी बार आपसे कहा है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो मतलब निशाना फिर हिंदुस्तान को बनाया गया। और वो जो आप विजिट्स की बात कर रहे हैं ना, नरवाने का हो या हर्षवर्धन श्रृंगला का हो, फॉरेन सेक्रेटरी का हो या रॉचीफ का हो, ये सब उसके मामले में कि भाई स्टेबिलिटी लाए रिलेशनशिप में। अब ये है कि मैं क्या कहूं, ये तो एक हिंदुस्तान ने एक अच्छी बात इस वक्त की, रिस्ट्रेंट एंड प्रैग्मेटिज्म। उन्होंने कहा चीन को जो करना है करने दीजिए, हम दूर रहेंगे। हमारा जो लक्ष्य है, हमारे ऑब्जेक्टिव है नेपाल में, एक तरीके की पायदारी हो, दूसरे मुआइश की जो डेवलपमेंट हो वो आगे बढ़े, और अच्छी बात। एक तरीके का मतलब क्या इक्विलिब्रियम रहे नेपाल हाँ, में। बाकी ठीक पार्टियां जो भी करें वो भी करें। ठीक। पर एक अच्छा जी। और बात है, जी। मैं भूलना नहीं चाहता हूँ, वो ये है कि अमेरिका भी कि इसमें रोल रहा है। अच्छा। अमेरिका का क्या रोल रहा है कि उन्होंने एक $500 मिलियन का मिलेनियम चैलेंज इनिशिएटिव, तो ये क्या है कि ये नेपाल और अमेरिका नेपाल की मदद करेगा, और उस पे ओली साहब थोड़े से छिछलाए, मगर प्रचंडा उसको बिल्कुल उसमें सहमति दिखाई। अब अच्छा। ये कहा जा रहा है कि ये ग्रेट पावर राइवल, जैसे आपने हिमालयन मनूवरिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो हिमालयन मनूवरिंग में हिंदुस्तान मौजूद नहीं है, और ये हिंदुस्तान के लिए और हमारे जनूबी एशिया के लिए खतरा है। क्योंकि अब ये नेपाल ऐसा ना हो कि वो ग्रेट पावर की जो राइवलरी है अमेरिका हाँ। चीन की, तो उसमें फंस जाए, हाँ, मैं क्योंकि वही सोच चीन रहा था कि ये कहीं ये ना हो कि वो क्लैश ऑफ टाइटंस में इट्स द ग्रास व्हिच ऑलवेज सफर्स। जी, जी, जी। और इसलिए कि चीन, उनकी असेसमेंट है कि अमेरिका यहाँ पे इनकी वल्नरेबिलिटी है नेपाल तिब्बत बॉर्डर में, और ठीक। तिब्बत उनकी वल्नरेबिलिटी है, तो इनको नेपाल को इस्तेमाल करके उस एरिया में वल्नरेबिलिटी बढ़ाए ना। मगर ठीक। मगर ये है कि जो मधेसी है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक मसला है, आप जानते हैं नेपाल और हिंदुस्तान का ओपन बॉर्डर है, और जो उस बॉर्डर एरियाज में जो मधेसी हैं, उनको अगर आईन में और उनको जमहूरियत, नेपाल की जमहूरियत में ना ला जाए, तो हिंदुस्तान पे उसका गहरा असर पड़ता है। जरा सा। ये ठीक बात। हिंदुस्तान क्या होगा, हाँ। इवॉल्विंग सिनारियो क्या हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्या वर्टिकल स्प्लिट होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल में, हाँ। क्या नहीं, इसको हम पार्लियामेंट फॉलो करते रहेंगे। इसको हम फॉलो करते रहेंगे, लेकिन सेकंड जो टॉपिक हमारा वो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस इन जे एंड के जी। उसमें जी। जरा बताइए कि क्या सूरत हाल है, आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि आप तो बड़े जुड़े हुए रहते हैं हर वक्त जम्मू कश्मीर के साथ। तो क्या खबरें आ रही हैं जी वहाँ मेरी खबर इशराक साहब ये है कि पहले तो बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट्स रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आपके नाजरीन जानते हैं, हिंदुस्तान में इस वक्त एक दौर है मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म का। पे? ठीक है। सरकार जो है वो भी राइट विंग सरकार है, और उनके जो फोर्सेस, सियासी फोर्सेस ग्राउंड जीरो पे हैं, सपोर्टर्स हैं, वो हिंदुत्व सपोर्टर्स हैं। तो इस माहौल में जब 2019 5 अगस्त को 370 हटाया गया, तो उसके बाद तो आप जानते हैं साल भर तो सारे लीडरान जेलों में थे, कोई सियासी कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं, और जो कुछ भी मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में करना था, वो डोमिसाइल हो या लैंड राइट्स एलिनेशन हो, जो कोई भी हो वो करा, क्योंकि जमहूरियत का तो कोई हाथ ही नहीं था। ये जो लोगों के
पॉलिसीज जो निभाई गई हैं वो बिना लोगों के पूछे गए। तो इस पे काफी गहरा असर रहा है कश्मीरियों की साइकी पे। जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर्स पे हरियाणा के साथ या पंजाब के साथ लाखों तादाद में आपके नाजरीन महीने से ज्यादा वो इस ठंड में, इस जाड़े के मौसम में ओपन में लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने किसानों की पॉलिसीज बदलनी है तो कम से कम किसानों से पूछे। तो वो भी हाँ नहीं किया। तो यही कश्मीर में भी हुआ है कि उन मरकजी सरकार और रूलिंग पार्टी जो सत्ता में है उनको लगा कि एक प्रोपेगेंडा लगाया गया कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या टीडीपी बाकी छोटी पार्टीज हैं, ये डायनेस्ट्स हैं, इरेलीवेंट है, लोकप्रिय नहीं है, लोग इनके साथ नहीं है। तो इन्होंने एक तरीके का रेफरेंडम माना। ये तो एक जिला के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शंस है, मगर लीडरान मरकजी सरकार के आए, बड़े बड़े सीनियर वरिष्ठ लीडर्स आए, कई हफ्ते वहां रहे, और जो मेन स्ट्रीम पार्टी है उन्होंने कोई कैंपेनिंग नहीं की। ये दिलचस्प बात है। कैंपेनिंग हुई तो मरकजी सरकार की पार्टी, वो जो रूलिंग पार्टी है, और उसके बावजूद रिजल्ट्स क्या है देखिए। 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के इलाके हाँ में है, 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के इलाके में है, 14 नुमाइंदे हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे, तो 280 में अगर आप पूरा देखें तो 110 तो सिर्फ पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन को, अगर उनको कांग्रेस के साथ मिलाएं और बाकी पार्टीज के साथ मिलाएं तो मेजोरिटी तो उनकी है। तो इसका जी रिजल्ट क्या है? जो भी मरकजी सरकार ने, रूलिंग पार्टी ने 5 अगस्त 2019 उन्नीस कहा, उसके खिलाफ लोगों ने बोला, आवाज उठाई है, और वो भी पुरअमन तरीके से, इलेक्शंस के तरीके से। जो कुछ भी आपने किया है गलत है। अब ये है कि अगर सरकार जमहूरियत में बिलीव करती है, मेरे पहलू से तो मुझे लगता है जो कुछ भी किया गया है उसको वापस करना है, रिवर्स करना है। दूसरा, अभी सुप्रीम कोर्ट वो फाइल उसमें फैसला हुआ नहीं है, मैं भी उसमें पिटिशनर हूँ अभी है। हाँ सुप्रीम कोर्ट में, तो हम उसकी फैसले की भी इंतजार कर रहे हैं। मगर एक दो, जो आपने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया था जब आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क किए थे कि नए लीडरान आए हैं, वो नए लीडरान जरूर आए हैं, बहुत एक तरीके से मतलब जमहूरियत में उनकी फेथ है कि वो जमहूरियत के रास्ते पे जाना चाहते हैं, वो पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हिंसा में किसी तरह का हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। बट इसमें ये है कि अगर आप सिर्फ तरक्की, मुआशी तरक्की के लिए पॉलिटिक्स को हटाएंगे तो जो असेंबलीज हैं वो कहाँ जाए? जो हम हिंदुस्तान का आईन है उसके हाँ, वो हिसाब कहाँ पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के बाद असेंबलीज हैं रियासतों में, और उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज है या पंचायत है। तो ये बीच में जो सरकार ने लाया है ये बड़ा यूनिक मॉडल है, तो इसका असर पॉलिटिक्स में पड़ सकता है। तो ये गौर फरमाने की लेकिन जरूरत लेकिन है। लेकिन मतलब इसमें एक चीज जो है, आपने फरमाया कि जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं उसमें तो जाहिर है कि बीजेपी को एक बहुत बड़ी शिकस्त वहां पे महसूस करना पड़ेगी, क्योंकि अगर लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है तो पीपल हैव स्पोकन एज यू सेड। लेकिन मसला ये है कि क्या बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर इतनी, आप अवेयरनेस कह लें या विल टू डिलीवर फॉर कश्मीरीज कोई है या नहीं है कि वो इस मामले को, इस शिकस्त को तस्लीम करते हुए जो कश्मीरीज हैं उनकी बात को मानते हुए वो रिवर्स करें उस फैसले को। नहीं, ये रिवर्स, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसका लाइक्लीहुड बहुत कम है। मैं एक आम नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक की हैसियत से बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं मूल्य चुकाना पड़ेगा। कोई एज द अमेरिकन से देयर इज नो सच थिंग लाइक अ फ्री लंच। तो 370 हटाना एक फ्री लंच नहीं है। उस पे आपने कॉन्सिक्वेंसेज इमीडिएट हो सकती हैं, हमने देखा पुरअमन तरीके से कॉन्सिक्वेंसेज मिली है, जवाब मिला है सरकार को, ये गलत काम।
और कौन सा तरीका, मुझे बताइए, सारे आलम में कौन सा तरीका क्या है आपको पब्लिक ओपिनियन जांच करने की? पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक कहती है इलेक्शन से कहती है। तो ये है, अब ये करें या ना करें मैं कह नहीं सकता हूँ। मुझे भी आपकी तरफ एक तरीके का खौफ है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिस्पेंसेशन जो हमारी सरकार की हैं और हमारी रूलिंग पार्टी की हैं, वो जो है कि वो मेजॉरिटेरियन फोर्सेस है, वो इनमें नहीं नहीं कर 370 हटाना ये अचानक से टेबल पे नहीं आया। ये पिछले 30 साल से इनके सारे मैनिफेस्टोस में लगा रहा है कि हम ये हटाएंगे। आप जानते हैं, आपके नाज़रीन को समझाने की जरूरत नहीं है। अब ये है कि इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस के लिए एक सेटबैक हो सकता है, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस होने हैं। सरकार जो डिसॉल्व की गई थी असेंबली 2018 में, 3 साल होने वाले हैं। तो जब वो हुआ है तो उसके बाद तो पीपल्स पावर तो आना चाहिए ना। ये तो जो इलेक्शंस हुए हैं जिला परिषद के, ये इलेक्शंस तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं, सड़कों नहीं, के लेकिन लिए इमरान साहब इसमें नहीं। इसमें जो हम रैकेट देख रहे हैं, जो कि इनका रैकेट है, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि मेजोरिटेरियन है, और उसमें आप देखिए कि अभी जो मैं देख रहा था, आकार पटेल की जो बुक आई है और हिंदू राष्ट्र, उसमें जी उन्होंने साफ ये लिखा है कि हिंदुत्व इज नॉट अ फिलोसफी, इट्स अ बायस अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो जब ये प्रेजुडिस की वो बात कर रहे हैं, तो जब इतना प्रेजुडिस होगा तो वहां पे जितने मर्जी इलेक्शंस होते रहे, उनका रिजल्ट आता रहे, हु केयर्स। नहीं, मगर ये भी है कि जो मैं, आकाश तो हमारे बहुत करीब दोस्त हैं, जो उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जो फाउंडेशन, बुनियादी फाउंडेशन इन पार्टीज की है, वो इट इज एंटी मुस्लिम, उसमें कोई शक नहीं है। और वो कई कई तरीकों से, उसमें बाद में जब हम एएमयू की बात करेंगे उस वक्त में कुछ मुद्दे आपके सामने, नाजरीन के सामने पेश करूंगा। मगर आप कब तक आप ये करते हैं? कब तक आप जमहूरियत डिनाई करेंगे एक रियासत जो बहुत ही सेंसिटिव रियासत है हिंदुस्तान के लिए? तो आपने तो रियलिटी, यू सी, डिसेप्शन एंड डेल्यूजन मिक्स नहीं कर सकते ना, कि हमें सही बात। ये जो हकीकत है नहीं, हकीकत तो आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा सरकार को। वक्त लगेगा, अभी तो इनके 3 साल और हैं। तो मुझे लगता है कि सहमत थोड़ा हूँ। बैनुल अक़वामी दबाव भी पड़ेगा। जो बाइडेन जी। आएंगे, हाँ। वो भी आजकल तो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, तो जिसमें हिंदुस्तान, इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, वेरी वेल अप्रिशिएटेड पावर इन द वर्ल्ड। तो किसी तरीके से कुछ जेंटल नजेस और हिंट्स आएंगे हिंदुस्तान को कि देखिए जमहूरियत का रास्ता वहां खोलिए और इलेक्शन ऑर्डर कीजिए, और जो लोग वहां चाहते हैं वो सुनिएगा। सुनिए। तो ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पे आज तक कोई मुल्क, सारे बैनुल अक़वामी महलों में आप देखिए, ऐसा चला नहीं है। आती हैं पार्टी, जाती हैं पार्टी, मगर जमहूरियत और लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। ठीक बात है। और अब जरा आखिर में बात करते हैं जी, हमारी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ट्रिप था, ट्रिप तो नहीं था खैर, वो था तो वर्चुअल, लेकिन ऑब्वियसली मैंने जिस तरह इंट्रो में कहा था कि 56 ईयर्स के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उसको एड्रेस किया, और उसमें बड़ी जबरदस्त पॉजिटिव किस्म की बातें की हैं, और कहा जी कि ये क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स नहीं है बल्कि इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज हिस्ट्री है। और फिर ये भी कहा कि आप लोग जो हैं ये कल्चर ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं ये बड़ी जबरदस्त मुझे लग रही थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये एलिमेंटल है इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो ये बड़ी जबरदस्त बातें हुई हैं। ये तो कुछ चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, चेंज ऑफ माइंड हुआ है, क्या हुआ है मास्टर साहब? मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी असेसमेंट में थोड़ी जल्दबाजी मत कीजिएगा। हाँ, जो कोई भी थॉट प्रोसेसेस आते हैं, हमको उनको एनालाइज करना है। आप, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि बिना किसी शक के ये बहुत ही काबिले तारीफ तकरीर रही है हमारे वजीर आजम की, इसमें कोई शक नहीं। जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बिल्कुल सहमत हूँ। ये सेंटिनरी सेलिब्रेशंस हैं। या ये जो सर सईद अहमद खान साहब ने जब तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था 19वीं शताब्दी में, उस वक्त की बात है। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी बनी। ये 100 साला एक तरीके का सेलिब्रेशन था।
और उस मौके पे अगर हमारे वजीर आजम कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया, पॉलिटिक्स कैन वेट, मगर हमें डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, आप आइडियोलॉजिकल इश्यूज को रहने दीजिए, नेशनल गोल्स को देख लीजिएगा वो कैसे फुलफिल हो सकते हैं। ये भी कहा है, जैसे आपने दोहराया था, कि एएमयू जो एक नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल रहा है, रिसर्च जो यहाँ होती है वो सारे आलम में उसकी अप्रिसिएशन होती है, हिंदी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, अरबिक पे रिसर्च होती है, फारसी पे रिसर्च होती है, और इससे हमारे इस्लामिक वर्ल्ड में एक तरीके की एक ऊंचा ओहदा हिंदुस्तान को दिया सही बात। जाता है। ऐसे ऐसे वाइड रेंजिंग रिसर्चेस होती हैं, रामायण भी है, महाभारत भी है, कुरान भी है, उनके ट्रांसलेशंस भी है, और ये कहा है कि इस यूनिवर्सिटी ये रिप्रेजेंट करती है हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी, और वो उस पे उन्होंने काफी एम्फेसिस दिया है सारे तकरीर में, और ये भी कहा है कि पहले ड्रॉप आउट रेट जो था मुस्लिम खवातून का 70% होता था, अब 30% हुआ है, जो कुछ भी हमने, ये तो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है, सारा आलम इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये भी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 35% जो तुलबात हैं वो खातून, तो मतलब फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी दिस इज अ ग्रेट अप्रिसिएशन। मगर एक जहां मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत नहीं हूं, हमें देखना है कि क्या ये अल्फाज ट्रांसलेट होते हैं ग्राउंड जीरो पे। ग्राउंड जीरो पे क्या, जब ये तकरीर दे रहे थे, कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश में मुस्लिम्स को टारगेट किया गया, उज्जैन में, इंदौर में, मांडसौर में, तो मतलब कोई हिंसा नहीं हुई, कोई वायलेंस नहीं हुई, कोई मारा नहीं। मतलब अगर आप ये एक जैसे सूरत हाल ऐसे बना देते हैं कि साइकोलॉजिकली एक जो प्रिंसिपल माइनॉरिटी हिंदुस्तान में है वो थोड़ी इनसिक्योर फील करती है, तो अगर ऐसी फीलिंग है उस कम्युनिटी में, तो प्रधानमंत्री और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अल्फाज जो हैं वो थोड़े फ्लैट पड़ते हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि अप्रिसिएट पहले वो एंटी नेशनल्स भी कह चुके हुए हैं, उनको जिहादीज भी कह चुके हुए हैं, जिना की औलाद भी कहते रहे हैं। अब वही बात है नहीं ना नहीं, कि अब उन्होंने कौन सी। कहा है कि हम जानते हैं कौन करते हैं, उनके कपड़ों से मालूम है, खुद हाँ, कहते हैं। हाँ, हमारे वजीर आजम ने सारे हेड ड्रेसेस पहने हैं, सारे हेड को, नागा कैप हो, साफा हो, टोपियां हो, मगर मैंने टेलीविजन पर देखा है कि उनको हमारे एक ब्रदर सिस्टर कम्युनिटी के मेंबरान ने कुछ तो फेस कैप दे दी और उन्होंने पहनी नहीं। तो मैं ये एक एक छोटे से हादसे से आपको पता है, इंसिडेंट से पता लग सकता है हाँ। कि क्या हम उम्मीद रख सकते हैं। उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए। मैं तो आई एम ए वेरी और ऑप्टिमिस्टिक। फिर और मास्टर साहब, इसके अलावा तबलीगी जमात वाला जो वाकया था वो भी देखिए ना, कि उसमें भी कितने लोगों को टारगेट किया गया, और उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी शामिल थे, उनको डिमोनाइज किया गया, कैसे उनके नाम लिए गए, और फिर जब उनको एग्जोनरेट भी कर दिया गया, इक्वेटेड भी कर दिया गया उनको, तो फिर भी उनसे किसी ने सॉरी नहीं किया, किसी ने उनको ये नहीं कहा कि यार हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो ये भी चीजें मौजूद हैं। नहीं, ये मैं कहता हूँ ना, हमारा तो ये जनूबी एशिया का एक एक तरीके का ट्रेडिशन है। जैसे मैंने पहले कहा था, कभी खुशी कभी गम। आप देखिए, लाहौर में एक मंदिर गिराया गया और हाँ, सरकार ने कहा हम मंदिर फिर से बनवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक पहलू है। दूसरा पहलू है हमारे बॉलीवुड के राज कपूर और दिलीप कुमार, यूसुफ खान जो असली उनका नाम है, जी हाँ, जी हाँ। उनके घरों में पेशावर में 2.5 करोड़ सरकार ने दे दी और उन्होंने कहा कि ये मॉन्यूमेंट बनाए। हाँ, हमारे यहाँ देखिए प्रधानमंत्री क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैंने कहा ना कि बिल्कुल काबिल तारीफ। ऐसे मैंने इनका आज तक ऐसी तकरीर नहीं सुनी है। मैं पिछले 6 साल से हर हर लफ्ज इनको सुनता हूँ, मगर जब तक ये मैसेज जमीन पे ना आए, अगर हाँ, आप ये बोलते हैं और फिर मंदसौर और उज्जैन और इंदौर और अब बाकी जो
यूपी है जहां पे सबसे ज्यादा टारगेटिंग हमारी प्रिंसिपल माइनॉरिटी की होती है। कभी तो लव जहाद की बात होती है, कभी तो कोई और बात होती है। रिलीजियस साइट्स, रिलीजियस बॉडीज को अब काबू पाएंगी सरकार। ये बिल्कुल गैर कानूनी काम कर रही है। और हर मामले में, जैसे आपने तबलीगी जमात की बात की, आखिर उम्मीद किस पे रखते हैं? जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनको किसने बरी किया? इसरार कसाना और कपिल काक ने नहीं बरी किया, उनको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। हाँ, बाकी सेंटिमेंट्स वगैरह तो आप देख लीजिएगा, मगर आपको जो पहचान है रूलिंग हमारी पार्टी की, वो सारा आलम जानता है पहचान क्या है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। विद इन दोज कंस्ट्रेंट्स हमें ढूंढना है रास्ता, कैसे कैसे दबाव इन पे डाले जा सकते हैं। हमारी अंदरूनी दबाव, शायद एक्सटर्नल प्रेशर्स, शायद समाज, सिविल सोसाइटी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या जैसे आप पत्रकार हैं, मीडिया का दबाव पड़ सकता है। हालांकि इस वक्त तो मीडिया बिल्कुल सरकार के कंट्रोल में है, प्रिंसिपल मीडिया जो है वो तो उनके कंट्रोल में है। तो कहीं जैसे हमने तारीख देखी है जनूबी एशिया की, जो सरकारें आती हैं, आखिर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी 2 साल रही और उसको किसने हटाया? लोगों के दबाव से नहीं, इंदिरा गांधी ने खुद हटाया। तो मतलब ये भी हमारी साउथ एशिया के जो इम्पल्सेस हैं बहुत पॉजिटिव हैं। मगर जैसे बॉलीवुड की मूवी में पहले तो विलेन पिछले मतलब 90% दौरान में तो विलेन इज ऑलवेज ट्रायम्फेंट, और पिछले पिछले 20 मिनट में एंड में हीरो फिर से ट्रायम्फ करता है। तो वही हमारी उम्मीद है। चले, अल्लाह करे कि आपकी उम्मीद जो है वो भर आए, और आपकी उम्मीदों की वजह से ही हम लोग भी सोचते रहते हैं कि अल्लाह करे कि हालात अच्छे हों। और आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि नया साल जो आया है इसमें नई उम्मीदें भी डेवलप होंगी, और अल्लाह करे उनके ऊपर हम पूरा भी उतर सकें। आपका बहुत शुक्रिया माशा साहब, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और हमारी दुआ है कि आप भी सही रहें, खुश रहें, और इंडिया के बाकी हमारे जो दोस्त हैं वो भी कोविड से जल्दी जल्दी निकलें, और हम लोग आपस में एक पीसफुल रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान और इंडिया का मुकम्मल हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भी उम्मीद यही है, और आपके नाजरीन के लिए भी हमारी दुआ है कि इस नए साल में सारे दुख जो हैं वो दूर हो जाएंगे और खुशहाली का एक सूरत हाल आ जाए। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।